हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका आज एग्जाम है। आज 14 अगस्त है और आज का पेपर MIL में सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी का स्टूडेंट्स जो है उन सभी का है। और आज हम नागार्जुन की एक इम्पॉर्टेंट कविता जो कि आप सभी के एग्जाम में दो तरीके से पूछी जाएगी। एक तो इसका सार पूछा जाता है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे इसका सार पूछेगा या फिर इसकी कुछ पंक्तियां आपको दे दी जाएगी, कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और इसके अंदर आप सभी से कहेगा इनकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये काफी बड़ी है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहली बात, आप लोगों को इसका सार समझना है और प्रसंग और व्याख्या तो आप 11th क्लास से ही करते हुए आए हो तो आप सभी को उसमें आता ही आता है। जैसे एक ही प्रसंग आप प्रिपेयर करें और वो सब में काम आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि नागार्जुन आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि में गिने जाते हैं। उनकी यह प्रसिद्ध जो कृति है, जो मैंने बादलों को घिरते देखा है, ये किसमें युग धारा में संकलित है। यानी इनका कहाँ पर छपाई हुई है, ये कहाँ पर से ली गई है, युग धारा से। बादलों को घिरते देखा है कविता में अपने शीर्षक यानी बादलों को आप देख सकते हो। बादल एक प्राकृतिक चीज है और इन्होंने इसकी प्रकृति का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इन्होंने बादलों के बारे में बताया है। इन्होंने बादल और प्रकृति के सौंदर्य को आधारित बनाकर इस कविता को लिखा है। इन्हें पर्वतों के शिखर पर, वनों पर जब पूरी तरह से बादल छा जाते हैं तो एक ऐसा दृश्य हो जाता है जो सबका मन मोह उठता है, सबका मन जो है रमणीय हो जाता है। इस चीज का इन्होंने सजीव चित्रण किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत धूप हो रही है तो एकदम से जब बारिश का मौसम हो जाता है, बारिश आने से पहले जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो कैसे हमारे मन को मोह लेती है और एक बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। और साथ ही साथ बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब धरती पर पड़ती है तो मिट्टी की थोड़ी बहुत जो खुशबू या सौंध हम कह सकते हैं वो पूरे वातावरण में धीरे धीरे छा जाती है, समा जाती है। और इसी ही प्रकृति का उन्होंने क्या किया है कि वर्णन किया है। चारों तरफ जो है जब बरसात खत्म हो जाती है तो चारों तरफ धीरे धीरे जो पेड़ पौधे धूप की वजह से सूख गए होते हैं उन्हें पानी मिलता है तो वो भी धीरे धीरे हरे भरे हो जाते हैं। तो ये क्या है कि ये पंक्ति थी और इसकी जो व्याख्या बात करें तो व्याख्या नागार्जुन इस वाली पंक्ति में क्या कहते हैं, देखो ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अम्ल धवलगिरी के डॉट 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 और इसके बाद में गिरती देखा है। अब धवलगिरी, गिरी का मतलब पर्वत से है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने स्वच्छ और उज्जवल पर्वतों के शिखर पर आकर बादलों को देखा है। इसका मतलब ये है और पूरे वातावरण को क्या कर देती है, वो सुबोधित कर देती है, यानी अपने बूंदों से पूरे वातावरण में खुशबू जो है उसकी पूरी फैला देती है। और मोती जैसे उसकी छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो मानसरोवर में खिलकर कमलों की पंखुड़ियों पर जब वो गिरती है तो उसकी सौंदर्यता को और ज्यादा क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये इसकी व्याख्या है। विशेष की बात करें तो आपको याद रखना है प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरी चीज, छोटे छोटे मोती, इसमें उपमा अलंकार है और दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है, यानी दृश्य को बनाने की कोशिश की गई है। अगली पंक्ति इनकी जो अगली लाइन है, आपने वैसे ये क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, मैंने बादलों को घिरते देखा है, या क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कि हिमालय के कंधों पर घिरते देखा है। अब देखो हिमालय के कंधे यानी बादल जब हिमालय पे आ जाते हैं, इनका तात्पर्य इससे है। अब देखो जो प्रसंग है वो पूर्ववर्ती, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था वो लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि विशाल हिमालय की जो पर्वत है उनकी छोटी बड़ी कई सारी झीलें हैं, उन झीलों में पानी में क्या है, कभी आसमान, और यहाँ पर हम देखेंगे काले बादल जैसे इस पे पड़ जाते हैं, जो वहां से लेक निकलती है, झीलें निकलती है, जब भी उस पे काले बादल पड़ जाते हैं तो वहां पर उनकी परछाई कैसी दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान रखना है, काले रंग की या नीले रंग की। बादल जब पानी पे पड़ती है तो वो काले रंग की या नीले रंग की परछाई हो जाती है। ऐसे में पानी पर, मैदानी भागों पर वर्षा ऋतु है ना, जैसी वर्षा आती है तो वो काफी तेजी से उसका बहाव भी बढ़ जाता है और राजहंस इन झीलों पर आ जाते हैं, यानी पक्षियां आ जाते हैं। और वह यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी इसमें मैदानी इलाकों में जब वर्षा आती है तो उसमें काफी व्याकुलता मच जाती है। अनेक पक्षी उड़कर पहाड़ों पर आ जाते हैं। पहाड़ों पर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो एक रमणीय मौसम हो जाता है
और बादलों से चाहकर भी उन्हें शोभ की अधिक वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और वर्षा ऋतु का और पक्षियों के साथ एक दूसरे के जोड़कर वर्णन किया गया है। हिमालय के कंधों में मानवीय के अलंकार है और प्रकृति का जो है मनोहर वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है कि वसंत ऋतु की सुहानी सुबह का समय था, चारों ओर, जब ये वसंत ऋतु का पहला आपके पास में है तो आपको ध्यान रखना, चारों ओर धीमी गति की पवन जो है वो हवाएं चल रही थी और धीमी गति की हवाएं चलने के बाद में हम देखते हैं सूर्य अपनी स्वर्णिम किरण जो है चारों तरफ फैला रहा था। जैसे ही वो पर्वतों की चोटी पर किरणें आती हैं, पर्वत कैसे सोने की तरह दिखने लगते हैं और ये प्रातः यानी ये सुबह अगर हम देखें प्रातः, ये हमारे मन को मोहने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे में ऐसे समय में हम क्या हो जाते हैं, विषीभूत हो जाते हैं, बिल्कुल उनको हमें देखने का मन करने लगता है। और साथ ही साथ उनके रुद्रण पर सूर्य की पहली किरण के साथ ही जो जो मानसरोवर है उसके पूरा का पूरा वातावरण जो है वो कैसा हो जाता है, सुनहरा वातावरण हो जाता है। हरे शैवाल जो है वो धीरे धीरे अपने पत्तियां पंखुड़ियां जो है फूल वगैरह वो भी अपने खोल देती हैं। इन सब चीजों का इन्होंने वर्णन किया है। तो ध्यान रखना इसमें विशेष में, तो मंद मंद के अंदर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसके बाद में हरिधरी में आप देखेंगे रूपांतर की योजना है और साथ ही साथ में इसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है। आप ये भी कह सकते हो। अगली चीज है ना, अब दुर्गम बर्फानी घाटी में गिरते देखा है। अब जहां पर बर्फ वगैरह होता है वहां के बारे में बताया गया, तो प्रसंग पहले वाला ही लिखना है। और कवि का मानना है कि कस्तूरी मृग पर्वतों की दुर्ग एवं बर्फीली घाटी पर मिलते हैं। ध्यान रखना है, कस्तूरी मृग जो है, मृग का मतलब होता है हिरण से, वो कहाँ पर मिलते हैं, बर्फीली घाटियों में मिलते हैं। और बर्फीली घाटियों में हजारों फुट ऊंचाई पर रहने वाले जो मृग हैं वो अभी नाभि से जब मदमस्त होने वाले कस्तूरी सुगंध महसूस करते हैं तो वो उन्हें इधर उधर जैसे अपने दौड़ने शुरू कर देते हैं। हिरण यानी जब वो स्मेल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो इधर उधर घूमने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। हिरण जो है निरंतर क्या है, सुगंध की खोज में इधर उधर चारों तरफ दौड़ता है, किंतु उसे पाने में वो असमर्थ रहता है। उसकी व्यथा उसको दर्शाती है और अनेक बार मनुष्य अपने सौंदर्य और विशेषताओं से भी अभिभूत होकर, है ना, बाहर मौसम का जो आनंद है उसको लेने के लिए चला जाता है। तो इसमें कवि ने क्या किया है, अभिजात भाषा का प्रयोग किया है, उमलकांत शब्दावली का प्रयोग है, कस्तूरी मृग का वर्णन किया गया या हिरण का वर्णन किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कहाँ गया धनपति कुबेर गिरते देखा है। कवि ने कालिदास के मेघदूत की कथा को आधार बनाया है, मेघदूत की कथा को ही आधार बनाया है और अलका नगरी के शासक कुबेर द्वारा ना सेवक और उनकी जो भी नवविवाहित पत्नी से अलग कर देते हैं, इसके बारे में निर्वासित होकर उन्हें दंड देने के लिए उल्लेखनीय किया गया है। थोड़ा सा यहाँ लव स्टोरी का सीन है। तो कवि कहता है कि उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। किससे अलग किया गया कि उनकी नए विवाहित पत्नी है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं। कुबेर और उनकी जो है अलका नगरी आज के समय में कोई उनको समय आज के समय में कोई किसी को उनसे मतलब ही नहीं है। और कालिदास के आकाश में उड़ने वाले गंगा जल, है ना, वो कैसे हो जाते हैं, वो बादलों में जल्द ही निर्विक्ष हो जाते हैं, मिल जाते हैं और साथ ही साथ में वो पूरे परिवर्तन कर देते हैं मौसम को और धीरे धीरे धरती पर बरस पड़ते हैं। अब वह सब कालिदास की अपनी कल्पना ही रही होगी, जिसकी जिंदगी की वास्तविकता का कोई अनुमान लगाना अलग है। अलग का मतलब यह है कालिदास जी को कंपेयर किया गया है इससे कि उन्होंने ही सबसे पहले इस परिकल्पना को सोचा था, बादलों को गिरते देखा, ये उन्हीं की आधारशिला से लिया गया है। और लास्ट में कैलाश पर्वत की चोटी वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैलाश पर्वत की चोटी पर आंधी लाने वाली पवने, है ना, तूफान बादल, ये आपस में गरज गरज कर क्या करते हैं, टकराते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि ये जितनी सुंदर हमें मौसम दिखता है उतना सुंदर ये नहीं हो पाता। तो इसके अंदर कालिदास को मेघदूत का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कुबेर महाराज जी का वर्णन किया गया है, आप इसको भी कह सकते हो। धनपति कुबेर का, इसके अलावा कवि ने क्या किया गया है, उमल कांता का वर्णन किया है, शब्दावली का वर्णन किया है और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अब बाकी जितने भी हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको वही करना है।
तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स को फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।